मैं माया वर्मा। आज आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 8 के विज्ञान अध्याय 1 के फसल उत्पादन एवं प्रबंध के प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। पहले में आएगा फसल। ख, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की डैश होता है। क्या होता है? पहले हम मिट्टी की क्या करनी पड़ती है? हमें तैयारी करनी पड़ती है। मिट्टी की तैयारी में आता है मिट्टी की जुताई, उसको पोला करना इत्यादि। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश लगेंगे। इसमें आएगा तैरने लगेंगे। क्यों? क्षतिग्रस्त बीज अंदर से खोखले होने के कारण हल्के हो जाते हैं, हल्के होने के कारण वो जल की सतह पर तैरने लग जाते हैं। घ, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से डैश तथा डैश आवश्यक है। ये हमने प्रकाश संश्लेषण में बहुत अच्छी तरह पढ़ता है। मिट्टी से जो पौधा है वो क्या क्या लेता है? जल तथा पोषक तत्व लेता है। तो इसमें आएगा जल तथा पोषक। प्रश्न नंबर 2, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। खरीफ की फसल। खरीफ की फसल के उदाहरण क्या क्या हैं बच्चों? धान एवं मक्का। जबकि रबी की फसल कौन सी होती है? गेहूँ, चना, मटर, सरसों। तो इसमें आ जाएगा डी। रासायनिक उर्वरक हमने पढ़े हैं, उसमें एनपीके, यूरिया, सुपर फास्फेट, कई तरह के रासायनिक उर्वरक हमने पढ़े हैं जो कि किस में दिए हुए? बी में। नेक्स्ट है कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद को हम मिलाएंगे पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष से। निम्न के दो उदाहरण दीजिए। खरीफ की फसल, पिछले प्रश्न हमने अब देखा धान एवं मक्का, और रबी की फसल में गेहूं एवं चना। प्रश्न नंबर 4, निम्न पर अपने शब्दों में एक पैराग्राफ लिखिए। पहला है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने में क्या करते हैं हम? फसल की बुआई से पहले मिट्टी की तैयारी आवश्यक है। मिट्टी की जुताई करना तथा उसे बराबर किया जाना मिट्टी की तैयारी कहलाता है। फसल के लिए मिट्टी तैयार करना पहली प्रक्रिया है। मिट्टी तैयार करने के लिए सर्वप्रथम खेत को हल से जुताई की जाती है। उसके बाद मिट्टी को बराबर किया जाता है। मिट्टी को जुताई करने से उसके अवांछनीय पौधे जड़ से उखड़ जाते हैं तथा मर जाते हैं। मिट्टी में पाए जाने वाले तथा पोषक तत्व मिट्टी की परत में कुछ ही सेंटीमीटर तक पाए जाते हैं। जब हम उसकी जुताई करते हैं तो वह पोषक तत्व उलट पलट के ऊपर की तरफ आ जाते हैं, जिससे पौधों का पोषक तत्व प्राप्त करने में आसानी होती है। मिट्टी के पोले तथा भुरभुरी होने से पौधे की जड़ें आसानी से मिट्टी के अंदर जा पाती हैं। बुआई। मिट्टी की तैयारी के बाद बुआई फसल उत्पादन का दूसरा चरण है। इसमें हम क्या करते हैं? बीजों को मिट्टी में डालकर मिट्टी की एक परत से ढक देते हैं। बुआई के लिए अच्छे बीजों का चयन बहुत आवश्यक है। बिना अच्छे बीजों के सभी पौधे अंकुरित नहीं होते और फसल अच्छी नहीं हो पाती। पौधों को सही तथा पर्याप्त पोषण मिलने के लिए बीजों को समान तथा पर्याप्त दूरी पर बोया जाना बहुत आवश्यक है। बुआई के लिए हम हाथों का भी उपयोग करते हैं और औजारों का भी उपयोग कर सकते हैं। अच्छी फसल के लिए अच्छी बुआई अति आवश्यक है। नेक्स्ट है निराई। खेतों में फसल के साथ आपने देखा होगा कई तरीके के अनवांछित पौधे उग जाते हैं जो फसल के अंतर्गत नहीं आते, जिनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। चूँकि ये पौधे पोषक तत्व प्राप्त करने में मुख्य फसल से प्रतिस्पर्धा करते हैं, इसलिए उन्हें अवांछित पौधे कहा जाता है। यहाँ पे प्रतिस्पर्धा से मतलब है कि जो पोषक तत्व जल हम अपनी फसल को दे रहे हैं, वो पोषक तत्व जल वो अवांछित पौधे भी उपयोग में लाते हैं और फसल से बहुत जल्दी बड़े भी होते हैं, जिससे कि जो फसल है वो हमारी अच्छी नहीं हो पाती। इन अवांछित पौधों को खरपतवार भी कहा जाता है। खरपतवार को खेतों से हटाने का कार्य निराई कहलाता है। निराई प्राय हाथों से, खुरपी आदि की मदद से की जाती है। निराई में खरपतवार नाशी, जो कि एक रसायन का छिड़काव भी होता है, वो भी उससे भी हटाया जाता है। ये जो रसायन होते हैं ये हमारे जो फसल के पौधे हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाते, जबकि जो अवांछित पौधे होते हैं उनको पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं। थ्रेशिंग। फसल तैयार होने और कटाई के बाद दानों तथा भूसे को अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। छोटे किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग कर लेते हैं। दानों को भूसे से अलग करना विनोइंग कहलाता है। आजकल लेकिन कंबाइन मशीन आ गई है। कंबाइन मशीन हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों का संयुक्त रूप से काम करती है।
फसल के पक जाने के बाद आजकल कंबाइन मशीनों द्वारा दानों तथा भूसे को अलग कर दिया जाता है। भूसे तथा दानों को अलग करने के लिए फटकने का काम या हाथों द्वारा हो या थ्रेशिंग मशीन द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 5, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। ये बिल्कुल भिन्न है। कैसे बता सकते हैं हम? नंबर 1 पे उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अवशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। नंबर 2, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद हम अपने खेतों में आसानी से बना सकते हैं। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह पूरी तरीके से रसायनों से बने हुए होते हैं, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। उर्वरक में पादप पोषण जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं, लेकिन खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, लेकिन फिर भी खाद को उर्वरकों से ज़्यादा अच्छा माना गया है और यह फसल को ज़्यादा फायदा देते हैं और मिट्टी की उर्वरता को भी बनाए रखते हैं और जल को भी वेस्ट होने से बचाते हैं। सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। समय समय पर आवश्यकता के अनुसार खेतों में जल देने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सिंचाई। ये सिंचाई किसे कहते हैं का उत्तर हो गया। अब हम देखते हैं जल संरक्षण करने वाली सिंचाई की 2 विधियाँ, जिसमें पहला हम देखते हैं छिड़काव तंत्र, जिसको हम स्प्रिंकलर सिस्टम भी कहते हैं। छिड़काव तंत्र में मोटर पंप और पाइपों का एक जाल बिछा हुआ होता है खेतों में। जब मोटर पंप को हम ऑन करते हैं तो पाइपों में पानी पहुंचता है और पाइपों के द्वारा हर एक पौधे तक पानी आसानी से पहुंचाया जाता है। इस तंत्र का उपयोग प्रायः असमतल तथा बलुई भूमि में सिंचाई के लिए किया जाता है, जहां नालियों की मदद से जल को पहुंचाना संभव नहीं होता। नेक्स्ट है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र में जल को मोटर पंप की मदद से पाइपों में भेजा जाता है। छिड़काव तंत्र की ही तरह ही होता है ये भी, लेकिन इस ड्रिप तंत्र की विधि में जल बूंद बूंद कर पौधों की जड़ों के पास गिरता है, जबकि छिड़काव तंत्र में पौधों के ऊपर गिरता है और यहाँ पे सीधा जड़ों में पानी पहुँचता है। फलदार पौधे, बगीचे आदि के लिए ड्रिप तंत्र से सिंचाई किया जाना अत्यंत ही उपयोगी है। यह जल की बर्बादी बिल्कुल नहीं होने देता। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जल कम पाया जाता है, रेगिस्तानी क्षेत्र, राजस्थान जैसे जगहों पर ड्रिप तंत्र एक बहुत ही अच्छा तंत्र माना गया है सिंचाई के लिए। प्रश्न नंबर 7, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? गेहूं के फसल को कम नमी तथा कम तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा ऋतु में खेतों में जल अत्यधिक मात्रा में रहने से अत्यधिक नमी हो जाती है, बल्कि अधिकांश खेतों में जल जमाव हो जाता है। इसके साथ ही चूँकि वर्षा ऋतु गर्मी में आती है, इसलिए इसमें तापमान भी काफ़ी अधिक रहता है। वर्षा ऋतु में यदि गेहूं की फसल को उगा दिया जाए तो अधिक तापमान तथा खेतों में जल जमाव के कारण पौधे बहुत ही कम उगेंगे तथा वे उगने वाले पौधे भी अधिक तापमान के कारण मर जाएंगे। अतः गेहूं की फसल को वर्षा ऋतु में नहीं उगाया जाता। उगाए जाने पर फसल नहीं होकर केवल संसाधन की बर्बादी होगी। प्रश्न नंबर 8, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। पौधे खनिज लवण तथा अन्य पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त करते हैं। खेत में लगातार फसल उगाने से पौधों द्वारा मिट्टी में वर्तमान पोषक तत्वों का लगातार अवशोषण होगा। पोषक तत्वों के लगातार अवशोषण होने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी और अंततः मिट्टी की उर्वरा शक्ति या तो बहुत कम हो जाएगी या बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। वैसे खेत जिनके मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है उसे ऊसर भूमि या खेत कहा जाता है। अतः यदि खेत में लगातार फसल उगाई जाए तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है, मिट्टी ऊसर हो जाती है, फलतः पौधे नहीं उगेंगे और यदि कुछ पौधे उगते भी हैं तो वह पोषण के अभाव के कारण काफ़ी कमज़ोर होंगे और फसल हमारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो पाएगी। प्रश्न नंबर 9, खरपतवार क्या है? हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? खेतों में फसल के साथ अन्य पौधे भी उगाते हैं। फसल के साथ उगने वाले इन अवांछनीय पौधों को हम खरपतवार कहते हैं।
खरपतवार पर नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं? फसल के साथ उगने वाले खरपतवार को हाथों से खुरपी या खुरपी की आदि की मदद से जड़ से उखाड़ दिया जाता है। जड़ से उखड़ जाने के कारण ये पौधे मर जाते हैं। खेतों से खरपतवार हटाए जाने की इस प्रक्रिया को निराई कहते हैं। खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए खरपतवार नाशी का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। खरपतवार नाशी एक रसायन होता है जिसका छिड़काव फसलों पर किया जाता है। खरपतवार नाशी का प्रयोग फसल को हानि पहुंचाए बिना खरपतवारों को खत्म कर देता है। फसल से पहले मिट्टी को तैयार करने के लिए खेत की जुताई की जाती है। जुताई से खेत में पाए जाने वाले खरपतवार जड़ से उखड़ जाते हैं तथा मर जाते हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। इसे बच्चों मिक्स मैच करके दिया हुआ है। इन डब्बों को हमें क्या करना है, एक क्रम में लगाना है, जिसमें पहले क्रम में सबसे पहले आ जाएगा नंबर 6 का खेत की जुताई करना। उसके बाद नंबर 5 मिट्टी तैयार करना, नंबर 4 बुआई, उसके बाद सिंचाई, फिर खाद देना, उसके बाद कटाई और सबसे लास्ट में फसल को चीनी मिल में भेजना। प्रश्न नंबर 11, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। इसमें पहला है सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका। तो इसमें एक में सिंचाई का सबसे पारंपरिक तरीका क्या है, रहट। नंबर 2, बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना, उसे हम पशुपालन कहते हैं। तो नंबर 2 पे क्या आ जाएगा, पशुपालन। नंबर 3 पे फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है कौन सी होती हैं, वो खरीफ की फसलें होती हैं। नंबर 6, फसल पक जाने के बाद काटने को क्या कहते हैं, नंबर 6 पे कटाई। फिर है बाई से दाईं ओर वाले, उसमें है 1, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें, वो कौन सी होती हैं, रबी की फसलें। तो रहट वाला र यूज़ हो जाएगा इसमें और बी रबी। नंबर 4, एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फसल। तो खरीफ वाला फ आ जाएगा, स ल फसल। रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषण प्रदान करते हैं, उर्वरक। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया, निराई। ये थे बच्चों प्रश्नोत्तर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।